वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस नमानिगारों की सालाना तकरीब के दौरान फायरिंग के वाक़े में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फौरी आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनाब फायरिंग के वाक़े की हम बहुत ज़्यादा मज़म्मत करते हैं। पहली वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू अल मरूफ फितना तुल दुनिया, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये बगैरत फितना है। ईरानी मीडिया और पासदारान इनकलाब ने दर्जा सामान की बाक़ियात दिखाई हैं। इनमें दो 130 JMC ट्रांसपोर्ट तैयारे। जनाब सियालकोटियों तैयार हो जाओ, आज के बाद आप बाई एयर भी स्कर्दू जा सकोगे। ये जो तो जनाब अगर हमारी अपनी हैवी इंडस्ट्री जो है इसको बनाना शुरू हो रही है तो ये भी बड़ी अच्छी एक गुड न्यूज़ है। तो ज़राए के मुताबिक ये मनसूबा सिर्फ बसों की असेंबलिंग तक महदूद नहीं बल्कि एक मुकम्मल और पायदार सनती निज़ाम की तश्कील की जानब पेशरफ्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ख्वाजा अदनान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 4 न्यूज़ विद ख्वाजा साहब। तो नाज़रीन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी आइकन बेल के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो जो हैं वो आपको मिलती रहें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक्स टिकटॉक, फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की खबरों की जानब। तो वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस नमानिगारों की सालाना तकरीब के दौरान फायरिंग के वाक़े में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक मसल्ह अफराद शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और ये शख्स जो है ये ब्लैक फॉर्म है और इसके कुंडले बाल हैं। ये वाक़या हफ्ता की शब वाशिंगटन हिल्टन होटल में, जहां पर व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेशन के डिनर जारी था, तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप, खतून अव्वल मेलानिया ट्रंप, कबीना अरकान, सहाफ़ियों और दीगर अहम शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक मुलज़म की शनाख्त 31 साला कोल टॉम्स एलन के नाम से हुई है, जो अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया का रिहायशी बताया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अबूरी सरबराह जेफरी कैरोल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गिरफ्तार मुश्तबा शख्स होटल का मेहमान था। पुलिस ने होटल में इसके कमरे को सील कर दिया है और वहां मौजूद अशिया की मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। तो नाज़रीन, एक बात बड़ी ज़ेर गौर है कि ये अमरीकी जब पाकिस्तान में आए थे और ये जब इन्होंने दोबारा मुज़ाकरात के लिए आना था तो इनके लिए सैकड़ों गाड़ियाँ और उनके साथ इनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स, सिक्योरिटी गार्ड और पता नहीं कौन कौन सा जदीद असला और साथ जनाब बड़े बड़े खाने और इनके कुक और इनकी अपनी सेहत के लिए इतने ज़्यादा इकदामात, ये सारी चीज़ों का मैनेज करके कहाँ से अमेरिका से पाकिस्तान ये लेके आए अपने साथ। तो सूरत हाल ये है कि देखें, अपना जो इनका हिल्टन होटल है अमेरिका के अंदर, जो कि वहाँ पे जो है ये वाक़या हो गया है, तो इस वाक़े की हम मज़म्मत करते हैं। नाज़रीन, जब ये होना होता है वाक़या तो ये हो जाता है, ये कहीं भी हो सकता है। तो इंसान तो ऑब्वियसली अपनी कोशिश करता है कि किसी तरीके से अपने आप को सिक्योर रखे। तो जनाब पुलिस के मुताबिक मुलज़म की कई हथियारों के साथ खुफिया सर्विस के सिक्योरिटी चेक पॉइंट की जानब बढ़ा और रुकावट अबूर करने की कोशिश की, जिस पर अहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे काबू कर लिया। तो जनाब ये पकड़ा ना जाता तो फिर हालात जो थे वो जो थे काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकते थे। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून नाफज करने वाले इदारे इसकी रिहायशी मकाम और पस मंज़र की मुकम्मल जाँच पड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने मुबैना हमलावर को बेमार ज़हनियत का हामिल शख्स करार देते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाने चाहिए। नाज़रीन, वाक़े के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मुश्तबा शख्स के पास हथियार मौजूद थे और खुफिया सर्विस के एहलकारों ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई करते हुए इसे काबू कर लिया। तो जनाब, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से एकदम से हलचल मच गई और कैसे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया और उनके ख़ानदान और जो इनके साथ JD Vance थे, तमाम के तमाम को बड़ी एमरजेंसी की जो सूरत हाल वहाँ पे बन चुकी थी और बड़ी तेज़ी के साथ उनको सिक्योर किया गया। तो जनाब, इस वाक़या के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस को रेजिडेंट डिनर के ऊपर जो पेश आने वाले वाक़े की गहरी तशवीश का इजहार किया है। तो समाजी राब्ते की वेबसाइट के ऊपर जो कि ट्विटर है, वहाँ पर अपने जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनाब फायरिंग के वाक़े की हम बहुत ज़्यादा मज़म्मत करते हैं। इन समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जनाब व्हाइट हाउस में होने वाले अशाइया के ऊपर होने वाली फायरिंग के तशवीशनाक वाक़े पर इन्हें गहरा सदमा हुआ है और उन्होंने कहा कि ये जानकर इत्मीनान हुआ कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खतून अव्वल मेलानिया जो है वो ट्रंप वो महफूज हैं, तो जनाब वो खैरियत से हैं। तो वज़ीर आज़म का कहना था कि इनकी दुआएं और नेक तमन्नाएं अमरीकी सदर और खतून अव्वल के साथ हैं और वो इनकी मुसलसल सलामती और खैरियत के लिए दुआ गो हैं। तो जनाब, इसके साथ पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनका भी एक मज़ामती बयान आया और उन्होंने कहा है कि ये एक दहशत गर्दाना कार्रवाई है और इसकी हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये जो फायरिंग वाशिंगटन हिल्टन होटल के अंदर हुई है, जहाँ पर सैकड़ों सहाफ़ी और अहम हुकाम जो थे वो उस वक्त मौजूद थे।
تو BBC کے مطابق ایک مشکوک شخص کو حراست میں بھی لیا گیا ہے، جبکہ فی الحال کسی شرکا کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع موجود نہیں ہے۔ تو ناظرین، جب یہ واقعہ ہوا تو فائرنگ کے بعد حال میں افراتفری مچ گئی اور لوگ میزوں کے نیچے چھپ گئے۔ صدر کو سیکرٹ سروس کے اہلکار فوری طور پر اسٹیج سے لے کر روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر نائب صدر JD وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ بیکسٹ سمیت انتظامیہ کے کئی اعلیٰ عہدیدار وہاں پر موجود تھے۔ ناظرین، آپ کو اس کا تاریخی پس منظر بتاتے چلیں کہ واشنگٹن ہلٹن ہوٹل جو ہے یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر 1981 میں صدر رونالڈ ریگن جو ہے ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اور ان کو وہاں پر گولی لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو المعروف فتنہ الدنیا، پوری دنیا کا سب سے بڑا یہ بغیرت فتنہ ہے، اس نے اپنی فوج کو لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بھرپور حملوں کا حکم دے دیا ہے۔ تو جناب یہ حکم انہوں نے فوری طور پر یہ جو حملہ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اس کے بعد دیا ہے۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق نتن یاہو نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو ہدایت کی ہے کہ وہ حزب اللہ کے اہداف کو سختی سے نشانہ بنائیں۔ ہفتے کے روز IDF نے ٹیلی گرام پر متعدد بیانات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان طے ہونے والی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہ اتنے حرامی ہیں کہ یہ جنگ بندی جو ہے اس کی خلاف ورزی خود کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ بھائی ابھی تو آپ کے اوپر وہ تھو کیا جا رہا ہے پوری دنیا سے کہ جو آپ نے معصوم طلباء جو ہیں، معصوم جو طالب علم ہیں، ان کے اوپر 160 بچوں کو جو ہے آپ نے شہید کیا تھا، تو وہ ان کا خون بھی آپ کے اوپر ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو آنے والے وقت میں ایک کینسر اور ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیلی اور لبنانی دونوں فریق ایک دوسرے پر جنگ بندی کے الزامات جو ہیں وہ عائد کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ ایران نے اصفہان کے قریب شہرزا میں تباہ شدہ امریکی فوجی ساز و سامان جو ہے ان کی نمائش جاری کر دی ہے، اور جناب یہ سامان جو ہے وہ 3 سے 5 اپریل کے درمیان ہونے والے ایک امریکی ریسکیو مشن کے دوران تباہ ہوا تھا۔ تو یہ مشن ایک گرے ہوئے امریکی F-15E طیارے کے پائلٹ کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا، تو جسے ایرانی حکام نے ناکام قرار دیا تھا۔ ایرانی میڈیا اور پاسداران انقلاب نے درج ذیل سامان کی باقیات دکھائی ہیں۔ ان میں 2 130JMC ٹرانسپورٹ طیارے، 4 ہیلی کاپٹر اور MH-6 لٹل برڈ پائلٹ کے شناختی کارڈ اور دیگر ذاتی اشیاء بھی انہوں نے بیچ میں دکھائی ہیں۔ تو یہ واقعات اصفہان میں تقریباً 40 کلومیٹر دور شہر رضا کے قریب ایک جو پنجر فضائی پٹی ہے اس کے اوپر دکھائی گئی ہیں۔ تو جناب جہاں ایران اپنی بڑی فتح اس کو قرار دے رہا ہے، وہیں پر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے طیارے خود تباہ کیے تھے تاکہ حساس ٹیکنالوجی ایران کے ہاتھ نہ لگے۔ یہ پائلٹ جو ہے اس کو بحفاظت امریکہ نے نکال لیا تھا، اور سیٹلائٹ تصاویر نے بھی اس مقام پر ملبے کی موجودگی کی تصدیق کی ہے، جس سے اس نمائش کی حقیقت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب حقائق یہی ہیں کہ جو جتنا نقصان امریکہ کا ایران میں ہوا تھا، اور ایران جو ہے وہ اس کو اب نمائش کی صورت میں دنیا کو دکھا رہا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بھارت کے اندر اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سوئس ایئر کی ایک پرواز میں ٹیک آف کے دوران انجن میں آگ لگنے کے باعث ہنگامی انخلا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں کم از کم 6 مسافر جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ تو جناب اب بھارت کے جو اپنے جہاز تو گرتے رہتے ہیں، اور اتنا نیش ہے بھارت اس وقت دنیا کے لیے کہ دنیا کا کوئی جہاز بھی وہاں پہ جاتا ہے تو وہ ان کے مسافر یا مشکل میں پھنس جاتے ہیں یا پھر ان کے جہاز مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو جناب آج کل جو ہے نریندر مودی کا جو ہے وہ ستارہ گردش میں ہے، اور یہ ہر کسی کو جو ہے وہ گٹے گوڑے سے لیتے ہی جا رہا ہے۔ اگلی گڈ نیوز یہ ہے کہ جناب ہمارے پیارے شہر سیالکوٹ کی ایئر سیال نے اسکردو کے لیے اپنی آزمائشی پروازیں جو ہیں وہ کامیابی سے مکمل کر لی ہیں، جس کے بعد اس خوبصورت شمالی علاقے کے لیے باقاعدہ فضائی سروس شروع ہونے کی امیدیں روشن ہو گئی ہیں۔ تو جناب سیالکوٹیوں تیار ہو جاؤ، آج کے بعد آپ بائی ایئر بھی اسکردو جا سکو گے۔ یہ جو آپ کو مسائل آتے تھے آنے جانے کے، جناب روز آپ کو پریشانی ہوتی تھی کہ گاڑیاں کراؤ تو یہ کرو تو وہ کرو، خطرناک راستوں سے گزر کے جاؤ، تو اب جب جناب ایئر سیال نے جو ہے وہ یہ ایک سروس شروع کر دی ہے۔ تو جناب ایئر سیال کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ قراقرم کی دلکش پہاڑی سلسلے کے درمیان ان پروازوں کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ محفوظ، قابل اعتماد اور آرام دہ فضائی سفر اب اسکردو کے لیے پہلے سے زیادہ قریب ہو چکا ہے۔ تو جب اب یہ سب کچھ ہوا ہے تو جناب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی چھٹیاں منانے کے لیے بائی ایئر سیالکوٹ سے اسکردو جایا کریں گے۔ تو لیکن جائیں گے وہ جو مالدار لوگ ہیں، غریب بیچارہ جو ہوتا ہے وہ تو اپنے گھر سے نہیں نکل پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ رب تعالیٰ کی ذات ہمارے ملک کے تمام جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اور ہماری نیتوں کو درست فرمائے۔
जनाब बयान के मुताबिक ये पेशरफ्त सिर्फ एक फ़ज़ाई कामयाबी नहीं बल्कि पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ की जानब एक अहम कदम है, जिससे मुल्क के शुमाली इलाकों, वादियों और सकाफ़ती हुस्न तक रसाई जो है वो मज़ीद आसान होगी। तो एयरसेल इंतज़ामिया का कहना है कि इसकी कामयाबी का सेहरा कंपनी की मेहनती टीम और मावनीन और पूरी कौम के साथ जाता है। तो उम्मीद ज़ाहिर की गई है कि बहुत जल्द स्कर्दू के लिए बाकायदा परवाज़ों का आगाज़ कर दिया जाएगा, जो सियासत और फ़रोग़ और मकामी मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर सकती है। अगली खबर यह है कि जनाब पाकिस्तानी हैवी इंडस्ट्री टेस्ला ने मुल्क में जदीद दौर की तरफ से एक अहम कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक बसों की मकामी सतह पर तैयारी का फैसला कर लिया है। तो जनाब इससे पहले हम तुर्की से बसें खरीदते थे, ट्रांसपोर्ट बसें जो है वो चाइना से खरीदते थे या हम जापान से लेते थे। तो जनाब अगर हमारी अपनी हैवी इंडस्ट्री जो है इसको बनाना शुरू हो रही है तो ये भी बड़ी अच्छी एक गुड न्यूज़ है। तो ज़राए के मुताबिक ये मनसूबा सिर्फ बसों की असेंबलिंग तक महदूद नहीं बल्कि एक मुकम्मल और पायदार सनती निज़ाम की तश्कील की जानब पेशरफ्त है, तो जिसका मकसद मकामी सतह पर ट्रांसपोर्ट की जदीद जो सहूलियात हैं वो लोगों को मैसर करना है। तो हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से दरामदी गाड़ियों पर इन्हिसार कम होगा, जिससे ज़र मुबादला की बचत होगी। तो इसके साथ साथ ये मनसूबा हाईटेक अफरादी कुव्वत की तैयारी में भी मदद देगा। तो जनाब ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी टेक्नोलॉजी के शोबे में जो है वो रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। तो माहिरीन का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल से शहरी इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी जो है उसमें कमी और शोर शराबे में भी नुमाया कमी आएगी, तो जिससे माहौलियाती बेहतरी की जानब अहम जो है वो पेशरफ्त होगी। मज़ीद उन्होंने ये बताया कि ये बसें पाकिस्तान के मखसूस जोग्राफियाई और जो मौसमी हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इन बसों को तैयार किया जाएगा, तो जनाब इनकी ज़रूरियात को बेहतर तौर पर पूरा भी किया जा सकेगा। तो हैवी इंडस्ट्री टेस्ला का ये कदम मुल्क की सनती और तरक्की माहौलियाती अहदाफ को एक साथ आगे बढ़ाने की सिमत में एक अहम संगे मील करार दिया जाएगा। तो नाज़रीन, मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री होनी चाहिए, जो कि हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो जितनी ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट जितनी ज़्यादा होगी, उतना पाकिस्तान में डॉलर आएगा। अगर जितना ज़्यादा पाकिस्तान में डॉलर आएगा उतनी ज़्यादा पाकिस्तान की जो है वो GDP जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। तो दुनिया करती बेसिकली यही है कि ख़ाम माल जो है वो दूसरे मुल्कों से ख़रीदती है और ख़ुद मेहनत करके उन चीज़ों को तैयार करके पूरी दुनिया को बना के जो है वो बेचते हैं और इससे ज़र मुबादला कमाते हैं। तो पाकिस्तान जो है, जब से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने दो काम किए हैं, चीज़ों को रेडीमेड खरीदने की आदत पड़ गई है, और दूसरा पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान का जो सिक्का था जिसको हम के छोटे छोटे सिक्के कहते थे, जो कि 5 पैसे 10 पैसे, पाकिस्तान ने जब से इनको ख़त्म किया है तब से पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो दिन ब दिन बिगड़ती गई है, क्योंकि ये जो छोटे सिक्के होते हैं ये इकानमी की बेस होते हैं और इनको ग्रो करने में मदद करते हैं। तो जिन मुल्कों में बड़े बड़े नोट आने शुरू हो जाते हैं वहाँ पर जो है फिर लोग बनी बनाई चीज़ें ही खरीदते हैं। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश ये है कि जितना ज़्यादा हो सके पाकिस्तान के अंदर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके लोगों पर लगाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों का रोज़गार लगेगा। जब लोगों का रोज़गार लगेगा तो ऑब्वियसली आपके मुल्क के अंदर जराइम कम होंगे, आपके मुल्क में खुराक अच्छी होगी, तलीम अच्छी होगी, इलाज अच्छा होगा, तो लोग भी वहाँ के खूबसूरत होंगे। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और इस प्रोग्राम में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।